सर्वर ओएस, हाँ हमारे पास सर्वर ओएस है। स्टैटिक आईपी, हाँ हमने अभी अभी स्टैटिक आईपी दे दिया है जो कि 111 है लास्ट में। डीएनएस सर्विस अभी इंस्टॉल करेंगे। 2 GB रैम भी है, और हमारे पास i5 प्रोसेसर भी है, लेकिन हमारे पास अभी 20 GB फ्री डिस्क स्पेस नहीं है। तो हम क्या करते हैं, उसमें थोड़ा सा डिस्क स्पेस क्रिएट करते हैं। तो आज हम करेंगे एक्टिव डायरेक्टरी, जैसा कि हमने कल नोट किया था। तो क्या होता है, देखो डोमेन क्या होता है, डोमेन और वर्क ग्रुप में क्या डिफरेंस है, डोमेन कंट्रोलर क्या होता है, डीएनएस और एक्टिव डायरेक्टरी। तो देखो मैं आपको इंटरनेट पे लेके चलता हूँ। तो यहाँ पे देखो अच्छा, कौन कौन पढ़ के आया एक्टिव डायरेक्टरी के बारे में? मैंने बोला था कि पढ़ के आना, विंडोज एक्टिव डायरेक्टरी क्या होती है। अगर कोई पढ़ के आया तो कुछ बता सकता है? सर डोमेन नेम के बारे में थोड़ा ओवरव्यू लिया था सर, यहाँ तक तो नहीं पढ़ा था। तो देखो जहां तक मैंने अभी अब तक जो मैंने आपको पढ़ाया है उतना तो ऑलमोस्ट सभी को आता है, क्योंकि जो आज की जनरेशन है वो सब सारे ही कंप्यूटर ऑपरेटर हैं। तो जो मैंने अभी तक कराया उसमें कुछ ऐसा स्पेशल नहीं था कि जो किसी को नहीं आता हो। जो स्मार्टफोन यूज करते हैं उन सबको इतना तो ऑलमोस्ट आता ही है। सर्विस क्या होती है, कैसे इंस्टॉल, कैसे डाउनलोड, कॉन्फ़िगरेशन, प्रोसेसर, मेमोरी, रैम, फाइल, और उसके ऊपर हो सकता है परमिशन ज्यादा को ना पता हो, लेकिन थोड़ा आइडिया तो लोगों को था ही कि फाइल के ऊपर परमिशन होती है। जैसे एक दूसरे के फोन से कनेक्ट करते हो तो भी एक दूसरे के फोन को परमिशन देनी पड़ती है। तो वहां पे फोन परमिशन, यहाँ पे फोल्डर परमिशन। तो लॉजिक एक ही है, बाकी थोड़े बहुत फीचर्स इधर उधर हैं। तो अब तक जो था वो ऑलमोस्ट सब यूज करते हैं अपनी डे टू डे लाइफ में, या फिर जिसके पास लैपटॉप है घर पे वो यूज करते हैं अपना लैपटॉप। तो इतना तो वो लोग सीख ही जाते हैं, कोई चीज इंस्टॉल कैसे होती है, कॉपी पेस्ट कैसे कहाँ से करते हैं डेटा को, सर्विस वगैरह कैसे देखते हैं, या सर्विस कंप्यूटर पे कितना लोड है वो कैसे देखते हैं। तो ये सब चीजें नॉर्मल है, लेकिन अभी हम जो कराएंगे वो कराएंगे जो चीजें कॉर्पोरेट में यूज होती हैं। तो इसको बड़े ध्यान से सुनना है अगर आप लोग चाहते हो कि आप डेस्कटॉप, अगर ऑलरेडी जॉब है डेस्कटॉप में तो आप सर्वर सपोर्ट में जाना चाहते हो, या फिर जॉब नहीं है तो आप डेस्कटॉप छोड़ के डायरेक्ट सर्वर सपोर्ट में जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हो। तो उसके लिए मैं आपको बताऊंगा। तो देखो इसमें लिखा है, इसने, ये मैंने भी इंटरनेट से निकाला है, माइक्रोसॉफ्ट की साइट है। तो जब आप गूगल पे जाते हो व्हाट इज विंडोज एक्टिव डायरेक्टरी या विंडोज एक्टिव डायरेक्टरी, तो मैंने दूसरा लिंक है वही खोला है यहाँ पे। तो आप पढ़ोगे, डायरेक्टरी इज हायरार्किकल स्ट्रक्चर ऑफ स्टोर्ड इंफॉर्मेशन अबाउट ऑब्जेक्ट्स ऑन द नेटवर्क। तो ये क्या होता है, हमारे नेटवर्क में जितने भी ऑब्जेक्ट्स होते हैं, ऑब्जेक्ट बोलते हैं कंप्यूटर को, यूजर्स को, प्रिंटर को, या फिर कोई पॉलिसी होती है उसको, या कोई फोल्डर रिलेटेड कोई इंफॉर्मेशन होती है, उस सबको हम ऑब्जेक्ट बोलते हैं आईटी में। तो उस ऑब्जेक्ट की इंफॉर्मेशन को एक स्ट्रक्चर तरीके से स्टोर करना, वो क्या होती है, एक्टिव डायरेक्टरी। तो इसकी डेफिनेशन जब आपको याद करोगे तो उसको प्रॉपर वर्डिंग में करना, टेक्निकल टर्म्स में, क्योंकि जब आपसे इंटरव्यू में पूछा जाएगा तो आपको उसी तरह से बताना होगा वो। एक्टिव ए डायरेक्टरी इज ए हायरार्किकल स्ट्रक्चर दैट स्टोर इंफॉर्मेशन अबाउट ऑब्जेक्ट्स ऑन द नेटवर्क। तो आपके नेटवर्क में, आपके ऑफिस में जितने भी कम ऑब्जेक्ट्स हैं उनकी इंफॉर्मेशन को एक स्ट्रक्चर तरीके से सेव करके रखती है। स्ट्रक्चर तरीके से मतलब कौन किससे रिलेटेड है, किसकी क्या डिपेंडेंसी है, किसको ज्यादा राइट्स है, तो उसको बोलते हैं एक स्ट्रक्चर होता है हर चीज का।
तो उसको स्टोर करके रखते हैं, उसको बोलते हैं डायरेक्टरी। तो अब डायरेक्ट जैसे पहले टेलीफोन डायरेक्टरी आती थी तो उसमें क्या मिलता था आपको, जिसने भी एमटीएनएल या बीएसएनएल का नंबर ले रखा है सबके फोन नंबर आपको डायरेक्टरी में मिलते थे नाम के साथ, नाम फोन नंबर, नाम फोन नंबर। तो वो फोन डायरेक्टरी थी। लेकिन यहाँ पे क्या है, ये ये विंडोज की एक्टिव डायरेक्टरी है, विंडोज एक्टिव डायरेक्टरी। तो दूसरा, ए डायरेक्टरी सर्विस सच एज एक्टिव डायरेक्टरी डोमेन सर्विस। तो इसको हम एक एक्टिव डायरेक्टरी डोमेन सर्विस भी बोलते हैं। डोमेन होता है ए पूल ऑफ ऑब्जेक्ट्स, ए पूल ऑफ ऑब्जेक्ट्स और ए लॉजिकल बाउंड्री, उसको डोमेन बोलते हैं। लॉजिकल बाउंड्री मतलब देखो मैं यहाँ पे तो डोमेन क्या होता है, देखो डोमेन क्या बोलता है, डोमेन किस चीज को बोलते हैं, जो किसी चीज की लॉजिकल बाउंड्री को डिफाइन करता हो। जैसे किसी से बोलते हैं कि भाई कहाँ पे जॉब करते हो, पब्लिक डोमेन में। तो पब्लिक डोमेन में काम करने का क्या मतलब है, कोई बताएगा पब्लिक डोमेन क्या होता है? जो गवर्नमेंट की सर्विस करते हैं वो पब्लिक डोमेन में आ गया सारा। और प्राइवेट डोमेन, जो सारी प्राइवेट जॉब्स हैं। और फिर उसके अंदर भी और सारे डोमेन्स हैं। और सारे डोमेन्स मतलब जैसे कोई फाइनेंस में है, कोई बैंकिंग में है, कोई आईटी में है, कोई टीचिंग में है, ठीक है। तो ये सब अलग अलग डोमेन्स है। कोई इंश्योरेंस में है। तो ये सारे अलग अलग डोमेन हो गए। तो वैसे कुछ बाउंड्री ऐसा कुछ नहीं है कि कोई दीवार लगा रखी है बाउंड्री है, बस एक लॉजिकल बाउंड्री है कि हाँ भाई ये इस डोमेन में, ये इस डोमेन में है। तो ऐसे ही इसमें बताया है आपको, एक्टिव डायरेक्टरी डोमेन सर्विस जो होती है वो क्या करती है, प्रोवाइड्स द मेथड, एक मेथड प्रोवाइड करती है फॉर स्टोरिंग डायरेक्टरी डेटा, डायरेक्टरी के डेटा को स्टोर करने का एक तरीका बताती है। एंड मेकिंग दिस डेटा अवेलेबल टू नेटवर्क यूजर्स एंड एडमिनिस्ट्रेटर्स, ये बताती है कि डेटा कैसे स्टोर होगा और उस डेटा को अवेलेबल कराती है जो नेटवर्क में यूजर्स हैं उन सबको, अवेलेबल टू नेटवर्क यूजर्स एंड एडमिनिस्ट्रेटर्स। एडमिनिस्ट्रेटर मतलब जो उस इंफॉर्मेशन को मैनेज करते हैं, यानी कि जो आईटी एडमिन होता है, जो सर्वर पे लॉगिन करके उसको मैनेज करता है। और यूजर्स वो होते हैं जो सर्विसेज को यूज करते हैं। फॉर एग्जांपल, एडीडीएस स्टोर इंफॉर्मेशन अबाउट यूजर अकाउंट। उदाहरण के लिए सोचते हैं कि एडी के अंदर यूजर की अकाउंट्स की डिटेल होती है, जैसे उसका नाम, उसका पासवर्ड, उसका फोन नंबर और उसकी रिलेटेड बहुत सारी इंफॉर्मेशन, डिपार्टमेंट, उसका एड्रेस, उसकी एज, ईमेल आईडी। एंड इनेबल्स अदर ऑथराइज्ड यूजर्स, और जो दूसरे ऑथराइज्ड यूजर्स हैं, यानी कि जो उस इंफॉर्मेशन को देखने के लिए वैलिड है या हमने जिन्हें परमिशन दे रखी है। एंड इनेबल ऑथराइज्ड यूजर्स ऑन द सेम नेटवर्क, उस नेटवर्क में जो ऑथराइज्ड यूजर्स हैं, टू एक्सेस दिस इंफॉर्मेशन, इस इंफॉर्मेशन को एक्सेस प्रोवाइड करती है एक्टिव डायरेक्टरी। तो देखो, अगर सिंपल लैंग्वेज में समझो तो एक्टिव डायरेक्टरी क्या होती है, हमारे नेटवर्क के ऑब्जेक्ट की इंफॉर्मेशन को स्टोर करती है, उसको स्टोर करने के तरीके बताती है और उस इंफॉर्मेशन को नेटवर्क यूजर्स और एडमिनिस्ट्रेटर्स को अवेलेबल कराती है कि उनको वो दिख जाए। जैसे आप कोई जैसे एक्टिव डायरेक्टरी में दुनिया भर के यूजर्स हैं, आप ढूंढोगे उसको तो वो मिल जाएगा आपको। तो ये सारी रेस्पॉन्सिबिलिटी एक्टिव डायरेक्टरी डोमेन सर्विस की होती है। अब आप इसको डिटेल में पढ़ना चाहो तो पढ़ सकते हो, बाकी इसकी मेन इंफॉर्मेशन यही है।
Active Directory store information object on the network and make this information easy for administrators. तो इसमें सारा आप इसकी थ्योरी पढ़ सकते हो, मैं थ्योरी नहीं पढ़ाऊंगा आपको, मैंने एक इसका मेन डेफिनेशन बता दिया है, वो आप देख लेना। अच्छा, किस किस को समझ नहीं आया? बताओ, समझ नहीं आया तो मैं दोबारा रिपीट करता हूँ। दोबारा बता दो एक बार। देखो, अभी आप इसको सिर्फ इतना याद रखो कि जो एक्टिव डायरेक्टरी होती है वो एक डायरेक्टरी होती है जिसके अंदर नेटवर्क के सारे ऑब्जेक्ट की इंफॉर्मेशन स्टोर होती है और उस इंफॉर्मेशन को उस नेटवर्क के सारे यूजर्स एक्सेस कर सकते हैं। इतना तो याद रहेगा ना सबको? एक्टिव डायरेक्टरी के अंदर नेटवर्क ऑब्जेक्ट्स की इंफॉर्मेशन होती है और वो इंफॉर्मेशन नेटवर्क के यूजर्स को सबको एक्सेसिबल होती है, बस इतना याद रखो, ठीक है? अब डोमेन क्या होता है? डोमेन होता है एक लॉजिकल बाउंड्री, कि हमने एक लॉजिकल बाउंड्री बना दिया कि भाई हमारा ये डोमेन है, इसमें हमारा हमारा काम रहेगा और उसमें दूसरे लोग इंटरफेयर नहीं करेंगे, तो वे एक डोमेन बन गया। अब मैं आपको बताता हूं थोड़ा सा यहाँ पे, ये आप नोट कर लेना जो आपको एक्टिव डायरेक्टरी पढ़ना है। व्हाट इज एक्टिव डायरेक्टरी डोमेन? एक्टिव डायरेक्टरी और एक्टिव डायरेक्टरी डोमेन एक होते हैं, अलग 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 अलग। एक्टिव डायरेक्टरी एक सर्विस है, डोमेन एक कॉन्सेप्ट है, ठीक है? लेकिन जब हम डोमेन को मैनेज करने के लिए एक्टिव डायरेक्टरी सर्विसेज की जरूरत पड़ती है, तो ये हमारा डोमेन है। A domain is an area of network organized by a single authentication database. In other words, Active Directory domain is essentially a global logical grouping of objects. सिर्फ ये तीन वर्ड याद रखने हैं। एक्टिव डायरेक्टरी क्या होती है? एक्टिव डायरेक्टरी इज, या फिर an active directory domain is essential a logical grouping of object on a network। यानी कि आप कुछ ऑब्जेक्ट्स को एक ग्रुप में डालते हो और उस ग्रुप का कोई डोमेन नेम दे देते हो, तो वो बन गया डोमेन। जैसे एग्जांपल के लिए आईसीआईसीआई का अपना डोमेन है, एचडीएफसी का, सारे बैंकों का अपना अपना डोमेन है, कोई कंपनी खुलती है उसका अपना डोमेन है, ठीक है? और डोमेन इंटरनेट या कंप्यूटर या आईटी की टर्म्स में डोमेन को कैसे बोलते हैं? देखो बताता हूं। देखो, आप अपना डोमेन खरीद सकते हो। जैसे डोमेन क्या होते हैं, यहां बताता हूं मैं आपको। .com, .in, gov.in, .edu, तो ये बहुत डिफरेंट डोमेन्स होते हैं, तो इनको भी हमने कैटेगराइज किया हुआ है। जो कमर्शियल होते हैं .com होते हैं, इंडियन रिलेटेड, गवर्नमेंट से रिलेटेड होते हैं, वो या तो IN होता है लास्ट में या gov.in होता है। जो एजुकेशनल होते हैं वो EDU होते हैं। तो इस तरह के बहुत सारे डोमेन्स होते हैं, जैसे gmail.com है, rediffmail.com है, youtube.com है, तो ये सारे डोमेन्स हैं। तो इस किसी भी पर्टिकुलर डोमेन के अंदर जितने भी ऑब्जेक्ट होते हैं उनको मैनेज करने के लिए एक्टिव डायरेक्टरी सर्विस होती है। तो अभी हम क्या करते हैं,
तो वर्क ग्रुप देखो, वर्क ग्रुप क्या बताया था मैंने अभी आपको। वर्क ग्रुप में क्या होता है, सारे कंप्यूटर्स अलग अलग होते हैं और हर एक कंप्यूटर अपने आप का मालिक होता है, किसी के ऊपर किसी का कंट्रोल नहीं होता, ठीक है। लेकिन बस उनका वर्क ग्रुप नेम सेम होता है, लेकिन सबका अपना अपना पूरा राइट्स रहता है अपने कंप्यूटर के ऊपर। जैसे इस वर्क ग्रुप का नाम कुछ मेरा एक क्वेश्चन है सर। बोलो। जब वर्क ग्रुप में सारे कंप्यूटर्स इंडिपेंडेंट होते हैं तो फिर वर्क ग्रुप बनाने का फायदा क्या है? देखो, वर्क ग्रुप का क्या फायदा है कि आप उसमें दूसरे दूसरे कंप्यूटर को ब्राउज करके ढूंढ सकते हो। अगर आप एक ही वर्क ग्रुप में हो तो नहीं, अभी आपने बोला कि सारे कंप्यूटर्स इंडिपेंडेंट होते हैं। इंडिपेंडेंट होते हैं। इंडिपेंडेंट देखो, इंडिपेंडेंट का मतलब है जैसे पॉलिसी नहीं चलती या किसी का रूल नहीं चलता, एक कंप्यूटर को देख सकता है। यानी हमारे वर्क ग्रुप में अच्छे कंप्यूटर है तो बंदा देख सकता है एक दूसरे की पढ़ाई सकता है। तो जैसे एग्जांपल बताता हूँ, जैसे देखो, जैसे ये कंप्यूटर 1 है, ये 2 है, ये 3, ये 4, ये 5, 6, तो ये सारे वर्क ग्रुप में है। तो अगर एक नंबर जो बोल नहीं रहे हैं वो अपना म्यूट कर सकते हैं। तो एक नंबर का कंप्यूटर है, वो इसके यहाँ पे कोई फाइल पड़ी है इस कंप्यूटर में, ये अपनी फाइल 2 नंबर के साथ शेयर करना चाहता है। तो अगर ये अपनी फाइल को शेयर कर देगा तो ये डिसाइड नहीं कर सकता कि ये किसको शेयर कर रहा है। अगर ये करेगा भी शेयर यहाँ पे, तो यहाँ पे इस कंप्यूटर को सिलेक्ट करेगा, इसके अंदर जो यूजर है उसको सिलेक्ट करेगा और ये शेयर कर देगा इसके अंदर। तो ये पूरा कंट्रोल कर सकता नहीं है। सर, जब इंडिपेंडेंट है कंप्यूटर तो शेयरिंग क्यों होगी? मतलब मैं क्लियर नहीं हो पा रहा था। जब आप एक साइड तो आप कह रहे हो कि जब वर्क ग्रुप में जितने भी कंप्यूटर्स होंगे ऑल आर इंडिपेंडेंट विद ईच अदर, तो हाउ दे विल शेयर द डेटा? देखो, डेटा तो आप किसी कंप्यूटर के साथ भी शेयर कर सकते हो। इंडिपेंडेंट का मतलब नॉट कनेक्टेड नहीं है, यहाँ पे कनेक्टेड है लेकिन इंडिपेंडेंट है, किसी के ऊपर किसी का रूल नहीं चलेगा। यहाँ पे वर्क ग्रुप में सबका अपना लोकल एडमिन है, जिसके पास लोकल एडमिन, इसका भी एडमिन अपना अलग है, इसका भी अलग है, इसका भी अलग है, ठीक है। तो सब अपने अपने आप में सबको फुल राइट्स है। नहीं, एक्चुअली वो कंफ्यूज हो रहा है कि सीट जब इसमें सारे कंप्यूटर्स क्या होते हैं, इसके पास अगर आप इसमें एडमिन से लॉगिन करोगे, इसमें एडमिन से या इसमें, तो आपको पूरे राइट्स मिल जाएंगे, ठीक है। या फिर किसी पर्टिकुलर यूजर से करोगे, उस पे जो राइट्स होंगे उससे आपको उतने राइट्स मिलेंगे जो आपको हैं। तो आपको जो शेयर करना है इसके साथ कर सकते हो, क्योंकि ये एक ही सबनेट, एक ही नेटवर्क में है। जैसे कोई भी 10.0.0.5 से लेके और 254 तक है, तो ये एक ही सबनेट में आ गए ना, तो जुड़ गए सारे। तो कनेक्टेड होना अलग है, इंडिपेंडेंट होना अलग है। तो ये कनेक्टेड है सारे एक दूसरे से, तो ये कनेक्टेड होके एक दूसरे के साथ फाइल शेयर कर सकते हैं। लेकिन ये वर्क ग्रुप में है, वर्क ग्रुप का मतलब है किसी के ऊपर कोई पॉलिसी नहीं चल रही है, सबके पास अपनी अपनी पॉलिसी है। तो इसलिए डोमेन आया है, इसलिए डोमेन की जरूरत पड़ती है हमें। तो हम क्या करते हैं, सारे कंप्यूटर्स को एक डोमेन में डाल देते हैं और इस डोमेन को हम बोलते हैं, जो हमने ये डोमेन डालता है इसको बोलते हैं डोमेन कंट्रोलर। तो ये हमारा बन गया डोमेन कंट्रोलर, ये वाला कंप्यूटर जो हमने सबसे बाहर पढ़ा। हेलो हाँ जी, हेलो वैसे वर्क ग्रुप में मतलब हमें कनेक्ट होने के लिए ना, तो हमें मतलब दूसरे कंप्यूटर से अगर हमें कनेक्ट होना है तो उसमें हमें ना अकाउंट होना मस्ट है, मतलब वर्क ग्रुप में। लेकिन डोमेन में हमें उस अकाउंट कोई के बात बिना नहीं। ही हम लॉग ऑन हो सकते हैं। देखो, यही डोमेन है में, ना सर? वर्क ग्रुप में, डोमेन में आप, डोमेन में क्या है देखो, एक इसमें और बहुत सारे डिफरेंस हैं, तो जब आप करोगे ना प्रैक्टिकल समझ आ जाएगा।
तो अब बताता हूं, जैसे ये मेरा 1 नंबर का कंप्यूटर है, ये 1 सेकंड में दोबारा स्टार्ट करता हूं। ये मेरा 1 नंबर का कंप्यूटर है, ये वाला, ठीक है। अब जो ये मेरा 1 नंबर का कंप्यूटर है, ये 2 नंबर का है, इसको मैं 2 नंबर का ले लेता हूं। ये तो इसके ऊपर मेरे 3 यूजर हैं, यूजर 1, यूजर 2, यूजर 3, यूजर 4। इसके अंदर है यूजर 5, 6, 7। तो इसके अंदर जो यूजर है ना, यूजर 5, यूजर 6, यूजर 7, इस कंप्यूटर पे यूजर 5, 6, 7 ही लॉगिन कर पाएंगे, और इस पे 1, 2, 3, 4 ही लॉगिन कर पाएंगे। तो जो यूजर 1 है, इस पे वो यूजर इस पे नहीं जा सकता, इसका यूजर इस पे लॉगिन नहीं कर सकता, क्योंकि ये सारे वर्क ग्रुप में है, एक दूसरे से कनेक्टेड तो हैं, फाइल भी शेयर कर सकते हैं एक दूसरे के साथ, लेकिन ये इस कंप्यूटर का यूजर इस पे लॉगिन नहीं कर सकता। और इन सबके अपनी अपनी पॉलिसी है। लेकिन अगर मैं इसको डोमेन में डाल देता हूं, अगर मैं इसको डोमेन में डालता हूं और इसको मैं डोमेन कंट्रोलर बोल देता हूं, तो अब क्या होगा, मेरा जो ये डोमेन कंट्रोलर है, ये ही सारे कंप्यूटर्स को मैनेज करेगा, सारे कंप्यूटर्स के ऊपर इसी की पॉलिसी चलेगी। और मैं जो यूजर क्रिएट करूंगा, वो यूजर मैं कहां क्रिएट करूंगा, यहां पे। मैंने यहाँ पे हजारों यूजर क्रिएट कर दिए, तो कुछ जिस यूजर का जो नाम है, यहाँ पे सारे यूजर क्रिएट हो गए, और उसके बाद यूजर 1 से लेके यूजर 100 तक और सारे कंप्यूटर्स को डोमेन में डाल दिया। तो कोई भी यूजर यहां से किसी भी कंप्यूटर पे लॉगिन कर सकता है, जो भी कंप्यूटर इस डोमेन में है। और उस डोमेन का नाम मैं एग्जांपल मैं आपको यहाँ पे बताता हूं। HCL.com रख दिया मैंने डोमेन का नाम। तो अब जितने कंप्यूटर HCL.com डोमेन में रहेंगे, उनके ऊपर कोई भी यूजर लॉगिन कर सकता है। थोड़ा बहुत क्लियर हुआ? तो वर्क ग्रुप में मामा से जी, डोमेन ये होता है कि जो ये डिसाइड करता है कि इस एरिया में जितने भी कंप्यूटर वो आपस में फाइल या डेटा ट्रांसफर कर सकते हैं, ये डिसाइड मतलब एरिया डिसाइड करता है। एरिया डिसाइड नहीं करता, ये एक लॉजिकल बाउंड्री होती है। प्रैक्टिकल कराऊंगा तो सब समझ आ जाएगा। बाकी अभी थोड़ा सा मैं डिफरेंस समझा रहा हूँ कि जब डोमेन में कोई कंप्यूटर होगा, तो उसके ऊपर वही पॉलिसी चलेगी जो डोमेन कंट्रोलर ने लगा रखी है। इसको डोमेन कंट्रोलर क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये डोमेन को कंट्रोल करेगा, ये कंप्यूटर। और जो डोमेन को कंट्रोल करेगा उसको डोमेन कंट्रोलर बोलेंगे। और उसी के ऊपर वो डोमेन कंट्रोलर कब बनेगा? जब हम उसके ऊपर एक्टिव डायरेक्टरी इंस्टॉल कर देंगे, तो वो क्या बन जाएगा? डोमेन कंट्रोलर। ठीक ओके है। मामा जी। और ओके। वो सेंट्रलाइज मैनेज करेगा सारे कंप्यूटर्स को। तो सारे कंप्यूटर्स को जिसको हम डोमेन में डालेंगे, उनको सबको डोमेन कंट्रोलर की पॉलिसी को फॉलो करना पड़ेगा कि क्या पॉलिसी है, कितने बजे तक लॉगिन करेगा, कौन यूजर लॉगिन करेगा, किसको एक्सेस मिलेगी, किसको एक्सेस नहीं मिलेगी, किस फाइल पे एक्सेस है, किस पे नहीं है, कौन किस ग्रुप का मेंबर है, ये सब चीज कौन डिसाइड करेगा? डोमेन कंट्रोलर। ठीक है। तो उस पे ऐसा नहीं है अगर आप अगर आपको राइट्स नहीं है, तो आप किसी भी, वो डोमेन कंट्रोलर बताएगा आप कौन से कंप्यूटर पे लॉगिन करोगे, उसी पे जाके लॉगिन कर सकते हो, आप दूसरे पे नहीं कर सकते। ठीक है। तो ये एक ओवरव्यू हो गया आपका। और वर्क ग्रुप में क्या है, सारे कंप्यूटर्स के अपने अपने यूजर हैं, वो सारे एक, जिसके जो यूजर है वो उसी कंप्यूटर पर लॉगिन कर सकता है, दूसरे पर नहीं कर सकता। अब मैं बताता हूं। अच्छा, पहले मैं क्या करता हूं, जो हमने एक पलवल वन करके सिस्टम बना रखा है ना, मैं इसकी एक कॉपी बना लेता हूं। और कॉपी बना लेता हूं, तो एक क्लाइंट बन जाएगा, एक एडी बन जाएगा हमारा डोमेन कंट्रोलर। तो इसको हम कॉपी कर लेते हैं, नहीं तो क्या होगा, इसको अगर कॉपी नहीं करेंगे तो फिर हमें दोबारा इंस्टॉल करना पड़ेगा। तो देखो कॉपी कैसे करते हैं। वीएम की कॉपी है। हाँ, तो यहाँ से मैं देखता हूँ क्लोन का ऑप्शन इसमें आता नहीं आता, इसमें क्लोन का ऑप्शन नहीं है। नहीं, ऐसे कर सकते हैं ना, इसकी वीएम
हाँ तो VHD, इसमें VHD नहीं होती सर? इसमें VHD नहीं होती, VHD होती है हाइपर-वी में, इसमें होती है ओके, VMDK। तो तो वो उससे भी तो बन जाएगा ना वो कॉपी करके? हाँ तो वही कर रहे हैं, देखो इसकी सेटिंग में जाएंगे हम, यहाँ पे हम देखेंगे इसकी कहाँ पे है हार्ड डिस्क, सी के अंदर लैब पलवल। तो अब हम जाएंगे सी ड्राइव के अंदर। नहीं, मेन तो ये वाली है 25 वाली। हाँ ये भी वहीं पे है, ठीक है। तो हम सी के अंदर जाते हैं, ये ड्राइव सी, इसके अंदर लैब और इसके अंदर पलवल। ये हमारे पास एक विंडोज सर्वर है ऑलरेडी। क्या नाम दो इसका मैं, सर्वर डोमेन कंट्रोलर। एक सेकंड, HCLDC 01, ठीक है। इसका नाम सारी फाइल्स कॉपी हो जाएंगी क्योंकि कुछ फाइल्स तो ओपन होंगी। सिर्फ वो रैम नहीं होगी कॉपी। अभी मैं दूसरा VM बना लूंगा यहाँ पे, एक्चुअली हमारे पास एक वीएम है ऑलरेडी। न्यू वर्चुअल मशीन।
पावर ऑन कर दूं। हमें एक और दूसरी मशीन मिल गई है, तो हमने जो कॉपी करी थी HCL DC01 वो हमें पलवल 1 को शट डाउन करके करनी चाहिए थी। तो कोई नहीं, मैं इसको रिमूव भी कर देता हूँ। देखो अब हम क्या करेंगे, इंस्टॉल करेंगे डोमेन कंट्रोलर। तो देखो डोमेन कंट्रोलर इंस्टॉलेशन के लिए आपकी पहले मैं प्री रिक्विजिट बता देता हूँ कि किस किस चीज की जरूरत पड़ती है। तो उसको आप ये बोल सकते हो, एडी इंस्टॉल कर रहे हो या फिर डोमेन कंट्रोलर इंस्टॉल कर रहे हो, तो कुछ भी बोल सकते हो आप। तो इसमें एडी डीसी या फिर डोमेन। तो क्या क्या चीज की जरूरत होती है आपको? सबसे पहले तो आपके पास सर्वर ओएस होना चाहिए, यानी कि सर्वर टाइप का ऑपरेटिंग सिस्टम होना चाहिए, जैसे विंडोज सर्वर 2003, 2008, 12, 16 या 19। विंडोज 10, विंडोज 7 एक्सपी इस पे नहीं होता। दूसरा, आपके पास इस सर्वर के ऊपर स्टैटिक आईपी होना चाहिए। तीसरी चीज, डीएनएस सर्विस होनी चाहिए। और आपके पास जो मिनिमम रिक्वायरमेंट होती है रैम की 512 होती है, लेकिन अगर आपके पास 2 GB हो तो बहुत अच्छी बात है। और प्रोसेसर आपके पास कम से कम i5 पे भी चल जाएगा। और आपके पास जो हार्ड डिस्क है वो मिनिमम 20 GB होनी चाहिए। एग्जैक्ट नहीं है मुझे याद, लेकिन आप यहाँ पे देख सकते हो। देखो आपको स्टेप बाय स्टेप भी वो मिल जाएंगे डॉक्यूमेंट्स, हाउ टू सेट अप ए डोमेन कंट्रोलर। देखो बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप दे रखा है आपको कैसे कर सकते हैं। तो आपको कोई चीज ढूंढनी हो तो आप गूगल में टाइप करो हाउ टू डू दैट थिंग स्टेप बाय स्टेप, तो आपको आ जाएगा। अभी हम प्री रिक्विजिट ढूंढ रहे थे। कोई नहीं, बाकी हार्ड डिस्क तो सबके पास 100 के आसपास रहती है, बाकी मिनिमम 20 GB होनी चाहिए आपके पास। तो सर्वर ओएस जैसे आपका विंडोज सर्वर 2012 है, एक स्टैटिक आईपी होना चाहिए। देखो आईपी, स्टैटिक आईपी क्या होता है? जब आप किसी सर्वर पे आईपी असाइन करते हो तो उसमें 2 ऑप्शन होते हैं। देखो मैं बताता हूँ। जैसे नेटवर्क सर्विसेज पे जाके आप
IP, तो जब ये IP असाइन करते हो 2 ऑप्शन होते हैं आपके पास, ऑब्टेन IP एड्रेस ऑटोमेटिक, यूज द फॉलोइंग IP एड्रेस। ये आपका ऑटोमेटिक होता है और ये स्टैटिक होता है। ये जो आपने यूज किया यहाँ पे वो स्टैटिक है। जो ये दिख रहा है आपको यूज फॉलोइंग IP, ये आपने स्टैटिक डाला है। और अगर आप इसको यहाँ पे ऑब्टेन एन IP एड्रेस ऑटोमेटिक, तो ये ऑटोमेटिक IP उठाएगा। तो डोमेन कंट्रोलर इंस्टॉल करने के लिए हम ऑटोमेटिक नहीं ले सकते, क्योंकि ऑटोमेटिक क्या होता है, IP टाइम टू टाइम चेंज हो जाता है। अब ये ऑटोमेटिक कहाँ से लेता है ये मैं आपको बताऊंगा। ऑटोमेटिक कहाँ से लेता है, ये DHCP से। ये DHCP कॉन्सेप्ट भी आगे आएगी, हम आपको करवा देंगे। तो अभी हम क्या करते हैं, देखो हमारे पास एक ऑपरेटिंग सिस्टम भी है मशीन। मैं इस पे लॉग इन करता हूँ, जो हमें नई दूसरी मशीन मिली है, ये ऑलरेडी डोमेन में है। तो कोई नहीं, हम इसकी एक्टिव डायरेक्टरी को अनइंस्टॉल करके दोबारा इंस्टॉल कर लेंगे। एक्टिव डायरेक्टरी तो विंडोज सर्वर 2012 में, ये तो क्लाइंट है। हम्म, तो ठीक है, हम इसको डोमेन से हटा के इसको डोमेन कंट्रोल बना लेंगे हैं। हाँ, इसको बनाएंगे। तो यहाँ पे हम पासवर्ड डालते हैं। वही वाला। तो अभी हम क्या करेंगे, ये हमारा सर्वर जो डोमेन में है, तो डोमेन में सर्वर है नहीं है कैसे देखते हैं। तो अभी देखो, अगर जो कंप्यूटर है डोमेन में, तो यहाँ पे आपको उसका नाम दिखेगा, ये डोमेन नेम ये। तो हम क्या करते हैं, इस कंप्यूटर को डोमेन से हटाते हैं, पहले वर्क ग्रुप में लाते हैं वापस। तो कैसे लाएंगे, कंप्यूटर की प्रॉपर्टीज पे जाते हैं, एडवांस सेटिंग, अपन डोमेन कंट्रोलर डाउन है ना, देगा। तब क्या डालो? नहीं पासवर्ड क्या है इसका, एडमिन का। हम्म,
बात नहीं, वो पुराने सर्वर है, उसमें ज्यादा टाइम लगेगा ट्रबल शूट करने में, तो हम क्या करते हैं एक और कर देते हैं थोड़ी देर में इंस्टॉल, नया सर्वर, उसको हम डोमेन कंट्रोल बना लेंगे, और जो ये पहला वाला है पलवल 1 इसको हम बना देंगे क्लाइंट मशीन। तो अब हम एक मशीन और इंस्टॉल करते हैं। पहले ही शट डाउन करनी पड़ेगी। ठीक है, पहले हम इसको शट डाउन कर लेते हैं, क्योंकि फिर वो कॉपी नहीं होता ठीक से। तो मैं इसको शट डाउन कर लेता हूँ सारा बंद करके। तो मैंने उस मशीन की सारी फाइल कॉपी करके यहाँ पे डाल दी है। अब मैं यहाँ पे फाइल ओपन करता हूँ फाइल। इसको मैं रीनेम कर लेता हूँ। इसका नाम मैंने HCLDC01 कर दिया। तो मैंने ये पहली वाली मशीन को कॉपी कर लिया। तो अभी मुझे इसका होस्ट नेम भी चेंज करना पड़ेगा अंदर जाके, क्योंकि अंदर से इसका होस्ट नेम अभी भी पलवल 1 ही होगा। और आईपी इसका आईपी भी चेंज करना पड़ेगा। देखो इसका होस्ट नेम क्या है। देखो वो सारे फोल्डर्स यहाँ पे जो जो मैंने पहले क्रिएट किया था उस वाले में, वो सब चीज है यहाँ पे। तो मैं चाहूँ तो अभी इनको हम डिलीट नहीं करेंगे। अगर आपको करनी है तो ठीक है, नहीं तो हम पहले फोकस करेंगे इंस्टॉल करने पे अपना एडी, जो कि हमारा सी ड्राइव में जाएगा। नहीं, मैं ऐसे करता हूँ, इसको डिलीट कर देता हूँ, क्योंकि इसमें स्पेस कम रह गया है। 3.8 GB फ्री है सिर्फ। तो मुझे ये इसको फ्री करना पड़ेगा डोमेन कंट्रोल इंस्टॉलेशन के लिए। तो मैं क्या करता हूँ, पहले इसका होस्ट नेम चेंज करता हूँ कंप्यूटर का। चेंज HCLDC01। अभी डोमेन हम कुछ नहीं है, डोमेन हमारा तो वर्क ग्रुप में रहेगा वो। ये कह रहा रीस्टार्ट करना पड़ेगा, तो मैं कहता हूँ रीस्टार्ट बाद में करूंगा। तो अभी मैं क्या करता हूँ, अब मैं इसका आईपी चेक करता हूँ, आईपी चेंज करना पड़ेगा। तो इसका आईपी मैं क्या करता हूँ, ऐसा डालता हूँ जो
मुझे याद रहे। इसका मैं 160 111 कर देता हूँ। पहले मैं देखता हूँ ये पिंग हो रहा नहीं हो रहा। अब पहले मैं ये भी देखता हूँ कि ये पिंग हो रहा है जो ये है और कोई है। इसका नेटवर्क कॉल NIC कार्ड डिसेबल करके देखता हूँ पहले। हाँ मैंने डिसेबल कर दिया तो वो रिक्वेस्ट टाइम आउट आ गया। अब इनेबल कर दूंगा मैं इसको तो पिंग होने लगेगा। इसका मतलब यही है। तो ये मेरा हो गया 11। अब मैं क्या करता हूँ इसको, अब मैं इसके ऊपर एक्टिव डायरेक्टरी सर्विस डालता हूँ। लेकिन देखो उसके लिए क्या है, मेरी सी ड्राइव में थोड़ा कम स्पेस रह गया है। अब हमारी कौन कौन सी जरूरतें पूरी हो गई है। सर्वर ओएस, हाँ हमारे पास सर्वर ओएस है। स्टैटिक आईपी, हाँ हमने अभी अभी स्टैटिक आईपी दे दिया है जो कि 111 है लास्ट में। डीएनएस सर्विस अभी इंस्टॉल करेंगे। 2 GB रैम भी है हार्ड और हमारे पास i5 प्रोसेसर भी है। लेकिन हमारे पास अभी 20 GB फ्री डिस्क स्पेस नहीं है। तो हम क्या करते हैं उसमें थोड़ा सा डिस्क स्पेस क्रिएट करते हैं। तो डिस्क स्पेस कैसे करेंगे हम जाएंगे डिस्क मैनेजमेंट में, डिस्क मैनेजमेंट। तो यहाँ पे देखो जैसा हमने उस दिन बताया था, दो हमारी डिस्क 25 GB की है और इसमें बहुत सारे पार्टीशन बने हुए हैं। तो हम क्या करेंगे ये सारे पार्टीशंस हम डिलीट कर देंगे। तो डिलीट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सर डायरेक्टली मर्ज नहीं कर सकते इन्हें? नहीं मर्ज तभी कर सकते हैं जब वो स्पेस अनएलोकेटेड होगा। क्योंकि पहले से ही उसमें कुछ डेटा है, जब तक वो डेटा वहां से नहीं हटाओगे आप उसको दूसरे में नहीं मर्ज कर सकते। तो उसको पहले अनएलोकेटेड करना पड़ेगा जैसे ये वाला है। तो इसको हम क्या करते हैं यहाँ से डिलीट कर देते हैं, डिलीट वॉल्यूम। ये अनएलोकेटेड हो गया, डिलीट वॉल्यूम। ये हो गया डिलीट वॉल्यूम, ये हो गया। डिलीट पार्टीशन, यस। तो हमने सारा डिलीट कर दिया, सारा स्पेस यहाँ आ गया। अब हम इसको एक्सटेंड कर लेंगे। उस दिन हमने आपको दिखाया था कमांड प्रॉम्प्ट से एक्सटेंड करना। अब बताओ कमांड प्रॉम्प्ट से करना है या GUI से करना है। GUI से ही कर दो सर। ठीक है, एक्सटेंड, नेक्स्ट। इतना बचा हुआ पूरा ले लेगा ये, नेक्स्ट करेंगे, फिनिश। ये 20 GB हो गया मेरा स्पेस। तो अब मैं यहाँ जाके देखूंगा, अभी देखो 3.8 GB फ्री है। तो जैसे मैं रिफ्रेश करूंगा 16 GB फ्री हो गया, क्योंकि वो बचा हुआ तो मैंने वो सारा इसमें ऐड कर दिया वो स्पेस डिस्क को एक्सटेंड करके। अब मैंने अपना डिस्क स्पेस भी कर लिया और IP भी असाइन कर दिया स्टैटिक। DNS और AD हम इंस्टॉल करेंगे अभी। बाकी प्रोसेसर और रैम मेरी है। तो अभी मैं क्या करता हूँ इसको अब रिबूट कर देता हूँ, क्योंकि मैंने नाम चेंज किया था अभी थोड़ी देर पहले। तो कभी भी कंप्यूटर पे जब तक वो रिबूट नहीं होता तब तक उस पर कुछ काम करना नहीं चाहिए। जो चेंजेस हैं वो तभी इफेक्ट होते हैं। तो मैं AD इंस्टॉलेशन स्टार्ट भी करूंगा तो भी नहीं होगी, वो सीधा बोल देगा रिबूट इज पेंडिंग। तो मैं क्या करता हूँ इसको रिबूट कर लेता हूँ, रीस्टार्ट। तो मैं इसको HCL डोमेन बना रहा हूँ, ध्यान रखना है। तो हो गया ये। आप अब मैं क्या करूंगा, अब मैं यहाँ से रिमोट लेके देखूंगा इसका बाहर से।
इसका आईपी था मेरे का 111 कनेक्ट। तो मेरे इस पे लोकल यूजर क्या नाम था उसका, नहीं अब मैं इसको एडमिनिस्ट्रेटर से करूंगा क्योंकि मुझे इस पे एडी सर्विस इंस्टॉल करनी है। तो एडी सर्विस इंस्टॉल करने के लिए मुझे एडमिनिस्ट्रेटर ही बनना पड़ेगा। बहुत ध्यान से देखना, ये बेस है आपका विंडो एडमिन का। तो अभी मैं एडी सर्विसेज इंस्टॉल करने जा रहा हूं। तो अभी देखो कैसे करते हैं। अभी आगे एक चीज देख लो आप, ये देखो इसमें अभी कौन कौन से यूजर्स हैं बाय डिफॉल्ट जो पहले से ही हैं हमारे पास। लोकल यूजर्स एंड कंप्यूटर्स में देखो, ये देखो ये है ये है ये है ये है ये सारे लोकल यूजर्स हैं हमारे, ठीक है। तो ये एज इट इज रहेंगे हमारे, और ये हमारे लोकल ग्रुप्स हैं ये वाले सारे। इसमें देखोगे तो बस यही है। तो अभी जैसे ही हम इसको इंस्टॉल करेंगे, तो एडी सर्विस कैसे इंस्टॉल करते हैं, आपको आपको बताया था स्टैटिक आईपी होना चाहिए सिस्टम पे एक। ये देखो स्टैटिक आईपी हमने डाल दिया। चेंज अडेप्टर सेटिंग, डिटेल्स में जाओगे, सॉरी प्रॉपर्टीज में आईपी वर्जन 4, ये देखो स्टैटिक है ये, इसका मतलब स्टैटिक है। ये वाला ये स्टैटिक आईपी है। तो अब हम क्या करेंगे, कैंसिल करो इसको। अब मैं दिखाऊंगा एडी कैसे इंस्टॉल करते हैं, बहुत ही इजी है। तो यहाँ पे आपको मिलेगा, ये सर्वर मैनेजर है, ये सर्वर मैनेजर है। अगर ये पेज नहीं खुला होता तो मैं बताता हूँ आप कैसे खोल सकते हो। जब सर्वर बूट होता है तो सर्वर मैनेजर अपने आप खुल जाता है, नहीं खुलता तब यहाँ से खोल सकते हो। ये वाला बटन है जो ये वाला बटन सर्वर मैनेजर, तो आप यहाँ से खोल सकते हो। तो मैंने सर्वर मैनेजर खोला। उसके बाद करोगे ऐड रोल एंड फीचर। तो जो लोग सोच रहे हैं कि बाद में हमसे कैसे होगा, बिल्कुल डरने की जरूरत नहीं है। देखो बता देता हूं मैं आपको। ये देखो सर्वर मैनेजर ऐड रोल फीचर, ये रहा ओपन सर्वर मैनेजर रोल समरी ऐड रोल फीचर। उसके बाद ये नेक्स्ट 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 ये सारे फॉलो करूंगा मैं। तो नेक्स्ट